नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 11 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस की प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों कल और परसों जो है कोई भी एग्जाम नहीं था और हमने जो है एक प्रैक्टिस सेट इन सब क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया था कल भी और परसों भी। वहां से जो है लगभग 11 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप इस बात की वेरीफाई कर सकते हो उस वीडियो पर पहुंच के कि देख सकते हो कि अपलोड कब किया गया है। परसों के डेट में किया गया है जिस दिन एग्जाम नहीं था, और कल भी किया गया था जिससे कल किया गया था उससे 6 क्वेश्चन टकराए हैं और परसों वाले से 5। तो आप वहां भी एक बार विजिट जरूर कर ले। इसीलिए दोस्तों ये एनालिसिस का सीरीज आपके लिए काफी जो है बेनिफिशियल रहने वाली है अगर आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो। दोस्तों एक प्रश्न आज के दिन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। कौन सी बुक जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, वहां पे 4 बुक का जो ऑप्शन दिया होगा। तो खुशवंत सिंह के द्वारा जो लिखा गया बुक है ये है ट्रेन टू पाकिस्तान है, व्हाई आई एम सपोर्टेड द इमरजेंसी है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, दिल्ली अ नोवेल है। तो इस प्रकार 4 बुक जो है और भी है खुशवंत सिंह के बुक, लेकिन इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन अगर होगा तो यही राइट आंसर हुआ रहेगा। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ओडिशा में जो मंदिर है उनकी ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है। दोस्तों एनालिसिस की वीडियो थोड़ा लेट लेके आता हूं लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आता हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ओडिशा के जो मंदिर है उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है। तो ओडिशा में जो मंदिर होती है उसके ऊपरी हिस्सा को या तो शिखर कहा जाता है, और जो शिखर होते हैं उसके भी जो ऊपरी भाग होते हैं उसे गिरिवा कहा जाता है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखा होगा तो वही राइट आंसर था। एक क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर दिया गया था कि भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में कराए गए 2020 वाला, तो आपको पता ही है कि इसमें हमने एक ही गोल्ड प्राप्त किया था ओनली भाला फेंक में, और नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया था। तो नीरज चोपड़ा ने है जेवलिन थ्रो में एकमात्र गोल्ड जीत पाया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए जिसमें 1 + 2 + 4 के क्रम में है, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 ब्रॉन्ज है। 2 स्वर्ण और 4 ब्रॉन्ज है, जो अब तक का भारत का सबसे अच्छा सफर रहा ओलंपिक के लिए। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए। तो ये 1896 ईस्वी में हुआ था पियर डी कुबर्टीन के द्वारा। ये एथेंस के शहर ग्रीस से इसकी स्टार्टिंग होती है। जो प्राचीन ओलंपिक है वो 776 बीसी में भी होती है। बीच में जो है ओलंपिक बंद हो गया था, फिर आधुनिक जो है 1896 में स्टार्ट हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि कल के वीडियो जो हमने प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको दिया था टेलीग्राम पे, हमने पीडीएफ भी दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो इसमें हमारी गलती नहीं है। इसमें हमने ये भी बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है। तो रसायन का राजा कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, और गाड़ियों के बैटरियों में चाहे कोई भी सेकेंडरी सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4 लगाया जाता है, भरा जाता है। तो हमने पहले ही बता रखा है। तो ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आ गया है। एक प्रश्न आया दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों जहां पे ओजोन परत की जो क्षति होने वाली हमने प्रश्न बताए हैं कि सीएफसी से जो है ओजोन परत की क्षति होती है। सीएफसी कहां से निकलती है। तो सीएफसी जो है फ्रिज का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वहां से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जिससे फ्रिज की जो है फ्रिज से निकलती है। और ओजोन की सूत्र ओथीर होती है। ओजोन की परत हमारे लिए परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, तो इसको नाश पहुंचा रहा है सीएफसी। तो ये वाला क्वेश्चन का जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसी समय हम बताए थे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन है 78%, और उसके बाद है 21% ऑक्सीजन, और 1% में जो है अन्य सभी गैस शामिल है, जैसे कार्बन है, अमोनिया, नियोन है, ये सब जो है 1% के अंदर जो है शामिल है। तो ये हम बताए थे। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केरल से संबंधित है। दोस्तों वहां पे 4 लोक नृत्य का नाम दिया होगा, ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाई है। अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन प्राप्त हुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। तो यहाँ पे केरल का जो प्रमुख नृत्य है मोहिनीअट्टम भी है, मार्मोकली है, कथकली है, ये सब केरल का प्रमुख नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई अगर एक रहा होगा तो वही राइट आंसर हुआ होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों समता के अधिकार से। दोस्तों मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं एनालिसिस के दौरान भी कि जो भी मौलिक अधिकार का आर्टिकल है 12 से 35, आपको इनको अच्छे से कंठस्थ करके ही एग्जाम देने जाना है। सब दिन बता रहे हैं ये बात हम वीडियो के दौरान, और हर दिन इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आ रही है। आज पूछ दिया गया समता का अधिकार, जो हमने इसी वीडियो में बताया, जो इससे पहले अपलोड हुआ वीडियो है आप देख लीजिए, उसमें भी हमने ये समता का अधिकार का जो है चर्चा कर दिए है, आर्टिकल 14 का चर्चा कर दिए हैं। उसके बाद आज जो है फिर रिपीट कर रहा
रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में जरूर आएंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कंज्यूम करते हैं? 12 से 35 किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में। ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? 6 है। पहले कितने हुआ करते थे? 7। कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार। कब हटा? 1978 में। कितने संविधान व संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये बात सब आपको संपत्ति के अधिकार से रिलेट करके याद रखना होगा कि कब हटाया गया, 7 से 6 कैसे बने। दोस्तों कोरिलेशन से याद करने का यही फायदा है कि आपको एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता जो छुआछूत कहते हैं इसका अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 जो कोई गलती करता है तो किस गलती के लिए कितनी सजा होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादा सजा न मिल जाए, इस बातों को सुरक्षा प्रदान करता है। और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 मानव तस्करी पर रोक है। 24 बाल श्रम पर रोक है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। ये तो हो गया कि किस अनुच्छेद में क्या चीज है। थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब देख लीजिए प्रेस जो है, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है, 19 के क में दिया गया है, आपको ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में क्या है एडिशनल फैक्ट? तो दोस्तों ये किसी भी समय नहीं बदलती है, यानी अगर देश में आपातकाल ही क्यों न घोषित हो, लेकिन ये वाला अधिकार से आदमी को वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 24 जो है ये क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कल कारखाने में भारी काम पे नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 32 के बारे में क्या है कि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान का आत्मा कहा है। तो दोस्तों हम थोड़ा लेंथी वीडियो बनाते हैं एनालिसिस का, लेकिन आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताते हैं ताकि आने वाले शिफ्ट के लिए जो है आपका क्वेश्चन तैयार हो जाए, आप अच्छे से तैयार हो जाए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? कल की वीडियो में हमने ये बताया है, जो हमने अपने तरफ से वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों एक बार जरूर विजिट करें, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो है लिया गया है और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में है। वहीं पे हमने बजट का भी आर्टिकल बता के रखा है कि बजट 112 में है। वित्त आयोग का आर्टिकल बता के रखा है कि 280 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश बता के रखा है 123 में है। सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल 124 ये भी बता के रखे हैं। हाई कोर्ट का 214 है, ये भी बता के रखे हैं। तो इन सभी से आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और बता दें थोड़ा सा कि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में टोटल 250 होता है, 238 प्लस 12, तो ये जो 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये आयरलैंड से लिया गया ये पद्धति। उसके बाद राज्यसभा में जो चुनाव होती है, ये पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आप जो है संविधान संशोधन के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो राज्यसभा में चुनाव की जो पद्धति है, तो आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन कॉफी का कॉमन सा आया था। तो यहाँ पे कार्बन का जो प्रमुख अपरूप है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है, कोयला इत्यादि भी कार्बन के ही अपरूप में आ जाते हैं। तो आपके ऑप्शन के अनुसार जो है इस प्रश्न का आंसर करना था कि ऑप्शन में क्या था। हालांकि ऑप्शन कोई बताते नहीं है दोस्तों, विद्यार्थी अपने जल्दी में होता है तो क्वेश्चन ही बता दिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा सा बता देते हैं, हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अलग से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक या सुचालक? तो सुचालक। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है पेंसिल बनाने में, तथा सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो है ग्रेफाइट का, यह है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। जितने भी बात हम एक्स्ट्रा बताते हैं इसको आपको आराम से सुनना है। अगर एग्जाम आने वाले समय में आप देने वाले हैं किसी भी चीज का, तो वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है? कल के जो है वीडियो उसमें ये भी क्वेश्चन रखा गया है। मैंने 7 क्वेश्चन बताए, 7 क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इसका है विनय मोहन क्वात्रा। और इनके बारे में ये भी बताया था कि विनय मोहन क्वात्रा पहले क्या थे? तो ये नेपाल के जो है, नेपाल में भारत के राजदूत थे। तो इनको जो है विदेश सचिव बनाया गया। जो विदेश सचिव थे इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला, इनका स्थान लिया विनय मोहन क्वात्रा। और हर्षवर्धन श्रृंगला को क्या बनाया गया है? तो फ्रांस के अंदर जो है भारत का राजदूत है। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ विदेश सचिव पूछ दिया गया, तो अब विदेश मंत्री पे जो रहेगा मतलब फाइट रहेगा। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, एक्सटर्नल मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मंत्री। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि हॉकी की अवधि कितने समय की होती है? हॉकी की जो खेल होती है उसमें टोटल 11 प्लेयर होते हैं। बात करें फुटबॉल, तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। तो हॉकी की जो खेलने की अवधि है ये 60 मिनट का है, वहीं फुटबॉल की खेलने की अवधि 90 मिनट की है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए फुटबॉल खेल की अवधि इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हॉकी के बारे में थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिसके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो 29 अगस्त, और विश्व खेल दिवस पूछा जाए तो 6 अप्रैल आपका आंसर होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? दोस्तों, हिमालय के जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये भी बताया गया क्वेश्चन है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ये किसके नाम पे रखा गया है? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, हो सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए ये आपके जो काम आ जाए कि ये किसके नाम पे माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम से लिया गया है। तो ये भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है ये गॉडविन ऑस्टिन, इसे ही K2 भी कहा जाता है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है पर्वतों से। वहीं सबसे बता दे, दुनिया के जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये है एंडीज। हिमालय नहीं मारिएगा, एंडीज है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महादेश में स्थित है। और हिमालय पे जो सबसे ऊंची चोटी वाली पर्वत है ये है माउंट एवरेस्ट। बाद बाकी हिमालय से भी बड़े हैं एंडीज, माउंट एंडीज, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गाना अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया था? पता नहीं दोस्तों, ये जो है स्टूडेंट हमें ऐसे ही बताएं या फिर क्वेश्चन आया था। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या था क्वेश्चन इस प्रकार का गीत से रिलेटेड। ये हमें प्राप्त नहीं हो पाए तो हम नहीं बता पाएंगे इसको। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना कब लागू किया गया था? दोस्तों, पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना जब लॉकडाउन चल रही थी उसके बाद जो है ये घोषणा किया गया था कि 1 जून 2020 को ये लागू किया गया, लगा दिया गया था। इस योजना से लाभ किसको मिलते हैं? जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो लेन के किनारे कुछ बेचते हैं, उनको जो है एक छोटी किस्त की राशि यानी 10,000 रुपए की एक लोन मुहैया कराना इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब जो है, एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को छर पहनरा कहा जाता है? किस त्योहार को जो है छर पहनरा कहा जाता है? ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, छर पहनरा या छर पनहरा, इस प्रकार का कुछ ऑप्शन था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जगन्नाथ यात्रा को जो है छर पहनरा कहा जाता है। जगन्नाथ यात्रा बात करें कहाँ होती है तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और ये कहाँ होती है? उड़ीसा में, पुरी में। और ये अभी हाल में ही मनाया गया है 1 जुलाई 2022 को। देख लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे टारगेट कर रहा है, जो वर्तमान में क्या चर्चा में रहा वहां से भी उठा लिया जा रहा है क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में। कोणार्क का जो मंदिर है ये भी उड़ीसा में ही स्थित है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क के जो मंदिर है ये भी उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए ये रख लीजिए, जरूर छपेगी, अब ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों जनगणना से। मैं सब दिन बता रहा हूँ जनगणना को एग्जाम में टारगेट करके रखा है, एक एक बात जनगणना से पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने बता रखा था, ये तो नहीं बताया था कि कितने % है, लेकिन ये जरूर बता रखा था कि सबसे नगरीयकृत राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। ये हालांकि नहीं पूछा है, यहाँ पे जो है पूछा गया है कि सबसे अधिक भारत में जो जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है ये पूछा है। तो ये 17.6% आंसर हो जाएगा। अभी आने वाले शिफ्ट के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा ही रहेगा कि जो है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अब जनगणना से एक बार थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं, पुरानी हो सकता है कि इनसे दोबारा रिपीट हो जाए। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार में। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। तो इतनी बात आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है जनसंख्या से, कि कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों दिल्ली सल्तनत से कि इलबारी वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश ने शासन किया, मैंने पहले बताया। इसमें है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। लोदी वंश जो है ये सबसे अंत में आई दिल्ली सल्तनत पे, और अपने साथ जो है सत्ता को खो दिया। और इब्राहिम लोदी के हारने के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कब? 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि इलबारी वंश का संस्थापक कौन थे? इलबारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश है। ई से इल्तुतमिश, ई से इलबारी, आपको याद रखने में काफी जो है सहूलियत होगी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये वास्तविक रियल जो है संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हालांकि गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और खाली संस्थापक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कब किए थे?
1206 में गुलाम वंश का, और इल्तुतमिश इनके वास्तविक संस्थापक हो गए। इल्तुतमिश की ही बिटिया है रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम और अंतिम भी कहिए दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका बनी। उसके बाद गुलाम वंश को और क्या कहा जाता है, तो गुलाम वंश को और जो है ममलूक वंश कहा जाता है। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ममलूक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पर आंसर था, लेकिन ममलूक वंश ही आधा बच्चे समझ नहीं पाए कि किसको कहा जाता है, तो गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ एक बात छूट गई कि ये जो इल्तुतमिश है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की स्थापना मतलब बनाना स्टार्ट किया था, और इल्तुतमिश इसका कार्य पूरा करवाया था। तो ये भी बात आपको इनसे ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हम जो बोले कि कल के वीडियो से हमारा क्वेश्चन टकराया है, ये बात सही